हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी और उसमें पहली बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का सेकंड चैप्टर। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं लेसन 2, अध्याय 2, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निंद्रामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने स्टेटमेंट दिया है कि वर्ल्ड में जहां मेल और फीमेल ज़्यादा है या जहां पब्लिक ज़्यादा है, उस देश को हम एक मजबूत देश मान सकते हैं अपेक्षा संसाधनों के। चलिए, किसी देश के निवासी ही वास्तविक धन होते हैं। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। तो कोई भी देश, उसका नेचर उसके लोगों से जाना जाता है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां, कितने पुरुष, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गांवों में, क्या वो पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, बच्चे कितने जन्म लेते हैं, मृत्यु कितने लोगों की होती है, कितने लोग गांवों में रहते हैं, कितने लोग नगरों में रहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, लिटरेसी वगैरह भी। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। तो विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है? 600 करोड़ से भी अधिक दर्ज की गई है। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। तो यहाँ पर हम जनसंख्या और वितरण के घनत्व के प्रारूपों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे ऊपर चलते हैं। लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं? कुछ निश्चित प्रदेशों में ही लोग रहना चाहते हैं, ऐसा क्या है? अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं रहना चाहते? तो क्यों नहीं रहना चाहते? अगर हम बात करें, ये हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब में नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल और ये इक्वेटर 0 डिग्री। तो हम देखते हैं कि इक्वेटर से 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ, इस बेल्ट में ज़्यादा लोग निवास करते हैं। ऐसा क्यों? और इस बेल्ट में भी कुछ देशों में ही लोग निवास करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, जबकि इन एरियाओं में लोग निवास नहीं करते हैं, इन इन लोकेशन में लोग निवास नहीं करते हैं? तो इसके पीछे कारण आप ढूंढिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। तो यहाँ पर जनसंख्या का समान रूप से वितरण कहीं पर भी नहीं है, असमान रूप से वितरण है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी, तो एक नाम विशेष है, जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है। तो वर्ल्ड में भी ये बात सही होती है, साबित होती है। अगला है विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। तो ये बात भी देख लेते हैं।
जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करती है। तो वर्ल्ड में जो टोटल पॉपुलेशन है 100% में से 90% पॉपुलेशन 10% स्थल खंड पर ही निवास करती है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। इन देशों में 6 एशिया में अवस्थित हैं। एशिया के इन 6 देशों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर 10 देशों की श्रेणी दी है, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन सारे देशों के बारे में बताया गया है। तो ये आप घर में ढूंढिए कि इसमें 6 देश एशिया के कौन से हैं और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इन देशों में से कौन कौन से देश एशिया से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, भूमि की प्रत्येक इकाई में उन उस पर रहने वाले लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अन्य अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। ये बात स्पष्ट है। और यहाँ पर जितने लोग सोर्सों पर, उन संसाधनों पर डिपेंड होंगे, रिसोर्सेज पर, तो ये भी आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक टाइप बन जाता है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में इसे हम मापते हैं। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए जनसंख्या बटे क्षेत्रफल नियम चलता है, रूल बनाया गया है। उदाहरण के लिए कौ प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1.5 लाख है। तो जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद 1500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आएगा। तो इस तरीके से आप पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप अवलोकन कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन बसे हैं? नीचे दिए गए मानचित्र 2.2 को देखिए। और क्या आप अवलोकन कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन बसे हैं? ये विश्व के सघन आबाद क्षेत्र हैं जिनमें प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के भाग हैं। तो ये जो भाग हैं, नॉर्थ अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के भाग, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। हम यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। मैप थोड़ा क्लियर नहीं है, तो जहाँ पर ज़्यादा डेंस ब्लैक कलर दिखाया गया है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण और शीत मरुस्थल और विस्तृत रेखा के निकट उच्च वर्षा के अन्य क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अत्यंत कम है। मैंने पहले भी बता दिया है, जहाँ पर रहने लायक कंडीशन होंगी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण और शीत मरुस्थल, जो आपके हीट डेजर्ट हैं और कोल्ड डेजर्ट हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। हॉट डेजर्ट का एग्जांपल जैसे सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट और भी बहुत से हैं। और कोल्ड डेजर्ट के एग्जांपल हैं जैसे बर्फीले हिस्से जहाँ पर होते हैं ज़्यादा, उनके बारे में बात की गई है। ये विश्व के विरल जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एक व्यक्ति से भी कम रहता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति भी नहीं रहता पर स्क्वायर किलोमीटर में। इन दो प्रकार के क्षेत्रों के बीच मध्यम घनत्व के क्षेत्र हैं। इनमें जनसंख्या घनत्व 10 से 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। एशिया में पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत तथा यूरोप में नॉर्वे,
स्वीडन ऐसे क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्र का कुछ एक उदाहरण है। चित्र 2.2 को देखिए और कुछ अन्य क्षेत्रों की पहचान कीजिए। तो 2.2 बहुत स्पष्ट चित्र नहीं है, तो आप इसे अपनी बुक्स में देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। ये हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अ, एशिया में पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत, यूरोप तथा नॉर्वे और स्वीडन ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या मध्यम रहती है, कम रहती है। और उसी तरीके से हम देखें तो भारत के संदर्भ में भी, तो हमें भारत में देखने को मिलता है, क्योंकि हम भारत हमारा देश है तो हम इससे ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। J&K, अरुणाचल प्रदेश, मैं शॉर्ट में AP लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड UK, नागालैंड। तो ये कुछ स्टेट हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बड़ी कम रहती है, पॉपुलेशन माइनस में है, या हम इसे कम कह सकते हैं। पॉपुलेशन रहती है क्या यहाँ पर, कम। बट अगर हम बात करें यूपी, बिहार, अगर हम बात करें यूपी और बिहार की, और महाराष्ट्र की और दिल्ली की, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कैसी रहती है, ज़्यादा। तो इन राज्यों में कुछों में ज़्यादा और कुछों में कम रहने का कारण क्या है जनसंख्या की, भारत के संदर्भ में? ऐसे विश्व में देखें, चाइना, वर्ल्ड स्तर पे चाइना, USA, इंडिया, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। नॉर्वे और स्वीडन की अपेक्षा यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कि कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कहीं पर पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है। इंडिया में देख लें, वर्ल्ड में देख लें, तो ये क्या है इसका रीजन? भौगोलिक कारक। इसके लिए जिम्मेदार फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से हैं? ज्योग्राफिकल फैक्टर पहला फैक्टर है। जल की उपलब्धता, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये इसके लिए सबसे बड़ा कारक है कि जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फलों, उद्योगों और नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। तो इसी कारण से जब नदियां के आसपास हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, या हम देखते हैं गंगा यमुना के आसपास पॉपुलेशन ज़्यादा है इन तीनों जगहों पर। ये तो खैर पुरानी है सिंधु नदी, नील नदी की सभ्यता भी पुरानी है, लेकिन जो पानी की उपयोगिता है उसके आधार पर हम देख सकते थे कि यहाँ पर पहले पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। भू आकृति, जो लैंडफॉर्म है वो भी इसके लिए जिम्मेदार होता है, फैक्टर है कि जनसंख्या का वितरण वहाँ पर ज़्यादा होगा या कम। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों परिवहन तंत्र के विकास में अवरोध होते हैं।
इसीलिए प्रारंभ में कृषिगत औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में से एक है, जबकि हिमालय पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भूआकृति में जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो कैसे क्षेत्र हैं मैदानी, वहाँ पर जनसंख्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है अपेक्षा किसके, पर्वतीय क्षेत्रों के, पर्वतीय क्षेत्रों के। हिली एरिया में हमें पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है प्लेन एरिया की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, JNK और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, ये सारे राज्य कैसे हैं, हिमालयी राज्य हैं, हिमालयन स्टेट हैं ये सारे के सारे। और जो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, ये मैंने आपको राज्य बताए, या गुजरात, ये सब स्टेट हैं प्लेन एरिया। तो हम देखते हैं कि मैदानों में ज़्यादा जनसंख्या मिलती है अपेक्षा किसके, पर्वतों के, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री लग जाती है, एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। जलवायु, क्लाइमेट, अति उष्ण अथवा अति ठंडी मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र में जिनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते, अधिक लोगों को आकृष्ट करते हैं। अधिक वर्षा अथवा विषम और रुक्ष जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ना वहाँ पर ज़्यादा ठंड हो, ना ज़्यादा कोल्ड हो, और ना ज़्यादा हॉट हो। तो ऐसे एरिया जहाँ पर मीडियम जलवायु हमें देखने को मिलती है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा बसते हैं। आगे बढ़ें, मृदा, मिट्टी, सॉइल। उपजाऊ मृदा कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि मृदाएं गहन कृषि का आधार बन जाती हैं या बन सकती हैं। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या रहती है? तो इसके लिए पहाड़ी राज्य हमारे कौन से हैं? जो पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ पर कम उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर या आर्थिक कारक, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने के लिए। पहला है खनिज। तो हम देखते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स कैसे इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? खनिज निक्षेपों से संयुक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका का कटंगा और जाम्बिया तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो अफ्रीका में कटंगा और जाम्बिया में तांबा पेटी के लिए प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। तो खनिज भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वहाँ पर रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री लगेगी, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी। अगला है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधा तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से इससे ग्रामीण क्षेत्रों से इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित कर रहे हैं। तो नगरीकरण भी इसके लिए जिम्मेदार है कि अर्बनाइजेशन के कारण से पॉपुलेशन ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स में कुछ दिया गया है, फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक हो जाता है। और नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्षों को सोचिए। तो नगर में क्या जीवन कष्टदायक है? तो वहाँ पर डेंस पॉपुलेशन होती है, कम रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से लोगों में क्राइसिस बहुत देखने को मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है औद्योगिकरण
इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अपने अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। तो जापान में जो शहर है कोबे ओसाका, तो ये भी अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए जाना जाता है। भारत में महाराष्ट्र है, दिल्ली है और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब स्टेट अपनी इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। अगला जो फैक्टर है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो जो हमारा अगला कारक है वो है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो इसे भी देख लेते हैं एक बार। कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। क्या आप इस प्रकार के प्रदेशों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? तो इसके बारे में आप लिखिएगा कि ऐसे प्रदेश कौन-कौन से हो सकते हैं जिनमें हम ज़्यादा पॉपुलेशन से कम पॉपुलेशन की ओर विस्थापित हो रहे हैं और संस्कृति को हम दूसरी सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को हम अपनाने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और यह परिवर्तन ऋणात्मक भी। इसे निक्षेप जनसंख्या अथवा प्रतिशत के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण सूचक है। तो जनसंख्या वृद्धि को हम ऐसे देख सकते हैं कि 2010 में दिल्ली की पॉपुलेशन 100 थी और 2020 में दिल्ली की पॉपुलेशन 200 हो गई। एग्जाम्पल है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस आया वो 100 का आया, तो यहाँ पर धनात्मक वृद्धि हुई। अगर यही बात मैं कहूँ कि यहाँ पर 2020 में दिल्ली की पॉपुलेशन 50 हो गई, तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन भी कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी और यहाँ पर ऋणात्मक परिवर्तन आएगा जिसे हम ऋणात्मक वृद्धि में माप सकते हैं। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। जनसंख्या भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत संकल्पनाएं, कुछ संकल्पनाओं के बारे में बात करें। जनसंख्या की वृद्धि एक समय के दो अंतरालों के बीच एक समय के दो अंतरालों के बीच, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की सन 1991 की जनसंख्या 84.6 करोड़ को सन 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ में से घटाएं, तब हम जनसंख्या वृद्धि इतनी पाएंगे, जो वास्तविकता का पता चलता है। तो हमने जैसा एग्जाम्पल मैंने दिल्ली का दिया था वैसा एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अगला है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की
प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि बराबर जो नेचुरल ग्रोथ है उसको निकालने के लिए जन्म दर और मृत्यु, जन्म दर में से मृत्यु दर को आप माइनस कर देंगे, जो निकल के आएगा उसको हम प्राकृतिक वृद्धि दर में रखेंगे। जनसंख्या वृद्धि की वास्तविक वृद्धि, तो इसको निकालने के लिए आप, इसका नियम है जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो इन दो शब्दों को हम आगे अभी डिफाइन करेंगे, आगे आने वाले हैं। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या तब या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से भारत देश में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। तो आगे को बढ़ते हैं। ये बॉक्सेस के अंदर के आप नोट्स बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो बॉक्स में दिया गया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप इसको नोट्स के रूप में बनाएं। चलिए, मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जो मृत्यु दर है वो क्या करती है? अच्छा, तो ये नीचे छूट गया था, इसे हम देखते हैं एक बार, फिर हम आगे को बढ़ेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, अब जनसंख्या के परिवर्तन के जो घटक हैं उनके बारे में बात होगी। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं: जन्म दर, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अशोधित जन्म दर सीबीआर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। तो यहाँ पर अगर हमें जन्म दर निकालनी है तो किसी वर्ष में विशेष में जीवित जन्म और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, इसे इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100। इसे हम एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। शोधित जन्म दर अगर हमें निकालनी है तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन रख लेते हैं, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 100 है, और यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में जनसंख्या, तो यहाँ पर टोटल जनसंख्या मान लें 5000 है, इंटू 100 हम इसे कर देंगे 1000 कर देंगे, और उसके बाद इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई जन्म दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है। तो मृत्यु दर निकालने के लिए भी किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष में मध्य में अनुमानित संख्या इंटू 100, यहाँ पर भी इंटू 1000, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर कितना होगा 1000। तो इसे भी उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रवास या माइग्रेशन। प्रवास या माइग्रेशन के बारे में बात होगी। तो ये सारे फैक्टर जो हैं पॉपुलेशन से संबंधित हैं, जनसंख्या से संबंधित सारे फैक्टरों के बारे में बात की जा रही है। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वह स्थान जहाँ से गमन करते हैं
ओरिजिनिंग प्लेस, उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान पर आगमन करते हैं गंतव्य स्थान, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहलाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो उसे हम माइग्रेशन के रूप में मान सकते हैं। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या में बढ़ जाती है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा, अगर मैं दिल्ली रहता हूँ और दिल्ली से अमेरिका अगर मुझे जाना है, तो दिल्ली मेरा ओरिजिनिंग पॉइंट हो गया या उद्गम स्थान हो गया, और अमेरिका मेरा गंतव्य स्थान हो गया। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतःस्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जाता है। तो प्रवास को क्या किया जाता है? स्वतःस्फूर्त, खुद से इसमें मोटिवेट होकर जाता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी और मौसमी होते हैं। प्रवास क्या है? एक तो परमानेंट है, एक टेम्परेरी है, और एक सीजनल है। यह गांव से गांव, विलेज टू विलेज, विलेज टू अर्बन, गांव से नगर और नगर से नगर, नगर से गांव की ओर होते हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों, एक अप्रवासी और उत्प्रवासी हो सकता है? अभी अप्रवासी और उत्प्रवासी, ये दो शब्दों के बारे में हमें पढ़ना था, जो हमने यहाँ पर भी देखे थे, अप्रवासी और उत्प्रवासी। चलिए, तो इन दो शब्दों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं अप्रवासी। अप्रवासी को इंग्लिश में हम कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन में हम ये समझते हैं कि किसी दूसरी जगह से जब अपने देश में कोई, या अपने स्टेट में, अपने राज्य में, या अपने गांव में कोई व्यक्ति आता है, तो उसको हम अप्रवासी की श्रेणी में रखते हैं। इमिग्रेशन, वो इन होता है आपके देश में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके विलेज में, तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रवासी। कोई भी व्यक्ति दूसरे स्थान से आपके स्थान में आता है तो हम उसे इमिग्रेशन में रखते हैं। दूसरा है उत्प्रवास, जिसे हम एमिग्रेशन कहते हैं। एमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन में आपके मूल स्थान से आप किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे एमिग्रेशन की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे हमारे इंडिया से अगर कोई अमेरिका चला जाता है तो वो एमिग्रेशन कहलाएगा, उत्प्रवास कहलाएगा। प्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? तो कारण कुछ नहीं है प्रवास करने के लिए। सबसे बड़ी बात है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, इंडस्ट्री, और भी बहुत सी चीजें। ये चैप्टर काफी लंबा है, तो ये चैप्टर भी दो हिस्सों में हम बांटेंगे। आज इसका पहला टाइप हम इसे खत्म करने वाले हैं, उसके बाद दूसरा इसका जो पार्ट है वो कल आएगा। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। तो लोग क्यों प्रवास करते हैं, माइग्रेशन क्यों करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बेहतर जिंदगी जीने के लिए? प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को दो समूहों में रखा जाता है। प्रतिकर्ष कारक, इसे हम कहते हैं प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगारी, पुश फैक्टर भी इसे हम कह सकते हैं। बेरोजगारी, रहन सहन और निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित कर देते हैं। तो जहाँ पर पब्लिक रहती है वहाँ पर अगर राजनीतिक उपद्रव हो रहा है, प्रतिकूल जलवायु नहीं है, प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, महामारी आ रही है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाता है? माइग्रेशन कर जाता है। इसे हम पुश
फैक्टर भी हम इसे कहते हैं। तो ये कई बार इंग्लिश में भी आप याद कीजिएगा इसको, पुश फैक्टर। अगला है अपकर्ष कारक, जिसे हम कहते हैं पुल फैक्टर। अपकर्ष कारक काम के बेहतर अवसर और रहन-सहन की अच्छी दशाएँ, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक कारक आकर्षक बनाते हैं। तो यहाँ पर बेहतर जो आपको रोज़गार मिलता है, काम मिलता है, रहन-सहन, लिविंग स्टैंडर्ड आपका अच्छा है, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आपको अ, शांति मिलती है, स्थायित्व मिलता है, जीवन व संपत्ति की आपको सुरक्षा मिलती है, तो वहाँ पर आप जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आज का ये चैप्टर आधा यहीं तक हम पढ़ाएँगे, तो कल आप लोग के सामने दोबारा से प्रस्तुत होऊँगा और आगे का चैप्टर कल ख़त्म किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ न कुछ लिखें और लगातार देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।